हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट है मेरे पास और इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। हाँ, फिर लास्ट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन ये जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके क्वेश्चन मैं यही वीडियो में डिस्कस करूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको पक्का करके चले जाना। तुम्हारा पेपर 1 नंबर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मस्त पेपर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट की, लेकिन मैंने ये टॉपिक्स जो है इंपोर्टेंट मंगवा लिए हैं एक्सपर्ट टीचर से, तो इनको आपको जो है सारों को पक्का कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं देखिए हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि समष्टि तत्व नहीं पूछा है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म डिमांड कर्व इज, समझ गए, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, OX अक्ष के समांतर, पैरेलल टू OX एक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। आगे देखिए, अवसर लागत से तात्पर्य है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मिंट बाय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपका जो है बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, अवसर लागत के ऊपर कि भाई अवसर लागत क्या होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वैकल्पिक उपयोग की लागत, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है, ठीक है। तो कौन सा है बताओ, कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। ऑप्शन बी कर लेंगे, बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यदि MPC इज इक्वल टू 0.75 हो तो गुणक K का मान क्या होगा, यानी इंग्लिश में बात करें तो इफ MPC इज दिस देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालनी है, गुणक K का मान निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं समझाऊं, 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो MPC हमें गिवन है 0.75, तो 1/0.75, ठीक है, इसको एक में से घटाएंगे, ठीक है। 1/1 माइनस 0.75 किया। अब इसका क्या आ जाएगा, एक में से 0.75 घटाएंगे तो क्या आएगा, आधों को तो अब यही नहीं पता, आधों को नहीं पता कितना आएगा, तो ये आएगा 1/0.25। अब आधों को ये नहीं पता कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में तो सारी की सारी डिजिट टर्म्स हैं, ठीक है। तो 1/0.25 को हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही निकालना है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है MPC की। यहां पर 0.75 थी, आप क्या आ सकता है 0.95, ठीक है। अगर 0.95 होगी तो कैलकुलेट करके बताओ फिर क्या होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ, तुम्हारा काम है ये, कमेंट कर देना, ठीक है। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पेपर में देखिए कैसे आ सकता है यही क्वेश्चन कि भाई जो बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक, उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई, ऐसे आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, RBI। मैंने बता ही दिया, RBI की स्थापना कब हुई है पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में पाई जाती है? इन विच मेथड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज फाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। किस में मिलती है ये समस्या, उत्पाद विधि में, यानी कि प्रोडक्ट मेथड में ये प्रॉब्लम मिलती है डबल काउंटिंग की। ओके, अगला है प्रश्न नंबर 8, यदि किसी अर्थव्यवस्था में विदेश से शुद्धक कारक आय 200 करोड़ है और विदेश को कारक आय 40 करोड़ है, तो विदेश से प्राप्त साधन आय क्या होगी, यानी कि इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इफ इन एन इकोनॉमी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA इज 200 करोड़ एंड फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड इज 400 करोड़। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैसे निकालते हैं, जो हमें गिवन होती है NFIA की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है 200 करोड़, ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम को x मान लेंगे क्योंकि हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इनकम फैक्टर, ठीक है, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, तो इसको x माइनस गिवन क्या है 40 करोड़ गिवन है, ठीक है, 40 करोड़ गिवन। भाई मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जो मुझे आगे से एक्सप्लेनेशन आई मैं बता रहा हूँ। तो 200 इज इक्वल टू x माइनस 40, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 240, तो 240 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव वैल्यू मोर देन 1, MPC, APC, APS, MPS, तो इसमें आ जाएगा APC, ठीक है, क्या आ जाएगा APC, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला है व्यापारिक बैंक को, देखिए व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए, यानी कि इंग्लिश में बताऊं तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, कुछ भी आ सकता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना। जो मेरे पास लिखे हुए आगे से आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे 10वां, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किस पर निर्भर करता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स इज डिटरमाइंड बाय, किस पे निर्भर करता है, किससे डिटरमाइंड होता है ये बताना है, ठीक है, तो इसे किससे होता है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, नगद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, प्रारंभिक जमा या उपयुक्त सभी, यानी इंग्लिश में पढ़े तो कैश रिजर्व रेशियो, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट या ऑल ऑफ द अबो। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो, ऑप्शन डी कर लेंगे, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भुगतान शेष BOP के अंतर्गत पूंजी खाते में कौन सा लेन देन दर्ज किया जाता है। विच इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एसेट इन BOP अकाउंट्स, तो कौन सा बताओ कमेंट करके कौन सा हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला है जब कुल उत्पाद TP, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद होता है, वो क्या होगा, यानी कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट TP इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज। तो ये TP MP का खेल भाई बहुत तगड़ा है, इसको सीख लो, पक्का क्वेश्चन आएंगे TP MP के ऊपर, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, इनकी कॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 12 में बताओ, ऑप्शन ए 0 हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य समाज को समानता बढ़ाना है, यानी कि कौन सा जो है सरकारी बजट का उद्देश्य है जिससे समाज में समानता बढ़ती है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इक्वेलिटी इन द सोसाइटी, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 13 का अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, आय और धन का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप कौन सा है। द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज, तो ये हो जाएगा M1, ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला है अल्प रोजगार संतुलन के मामले में कौन सा कथन असत्य है। इन केस ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच इज नॉट ट्रू, नोट लिखा है, ध्यान रखना, ये नोट पे ध्यान नहीं जाता, कई बार हम सोचते हैं अच्छा ये पूछा है सही ये लगा देते हैं, नहीं, नोट पूछा है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए AD इक्वल टू AS, अर्थव्यवस्था में उपयुक्त उत्पादन क्षमता होती है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, तो इसमें यही आएगा ऑप्शन सी, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है। ये जो है असत्य है, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये असत्य है। भाई वीडियो देख लो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई, सारी चीज़ें हिंदी में लिखनी, फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, फिर तुम्हारे लिए बना के लेके आना, फिर तुम्हें जो है PDF देना, तो यार थोड़ा सा समझ गए ना, मेहनत लगती है भाई। भारत में 1 रुपये का नोट खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। ₹1 नोट इन इंडिया इज इश्यूड बाय, किसके द्वारा, भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, हिंदी में बोलो तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। अगला है GST एक खालिस्तान कर है, GST इज एन खालिस्तान टैक्स,
तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बताओ। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ठीक है। अगला है मुक्त बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संबंध में कीमत को विनिमय दर कहा जाता है। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलैक्सेशन टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्स इज नोन एज खालिस्तान एक्सचेंज रेट। तो इसको कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि लचीली विनिमय दर। ओके, लचीली हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में फ्लेक्सिबल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत घुमा फिरा के देखो आ सकते हैं, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन जिसने मेरे साथ ये लास्ट तक देख लिए उसकी तगड़ी तैयारी हो जाएगी, उसके इतने सारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चंस। 20 नंबर का काम तो तुम्हारा तैयार हो जाएगा यहीं पर बैठे बैठे, ठीक है। आगे देखिए, असर्शन रीजन भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, सारे लेके आ गया हूं भाई, ठीक है। अभिकथन है, यदि चालू खाते में, दोनों दिखा देता हूं, एक सेकंड, हाँ अब दिख रहे हैं दोनों। यदि चालू खाते में प्राप्तियां और भुगतान बराबर हैं तो यह चालू खाता अधिशेष को दर्शाता है, यानी कि इफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल इट डिपिक्ट्स ए सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। बताओ भाई, तो ये क्या हो जाएगी, गलत बात है ये, ठीक है, नहीं दिखाता, ठीक है। तो असर्शन गलत है, यानी अभिकथन गलत है। तर्क देखिए, रीजन देखिए, अधिशेष चालू खाते का अर्थ है कि देश अन्य देशों को ऋण दे रहा है। ए सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज ए लेंडर टू अदर कंट्रीज। तो ये सही है, यानी कि असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, अभिकथन गलत है, तर्क सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा फिर, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, ऑप्शन डी कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके बताओ कहाँ से हो। आगे देखिए, अभिकथन है, पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल होता है। इंग्लिश में बोले तो एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट इज इश्यूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो नहीं। अगला है, चालू खाता विशेष विश्व को किए गए सभी भुगतानों को नामे के रूप में दर्ज करता है, यानी कि करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट। तो ये सही है, ठीक है। और इसकी जो है सही है ये, मतलब इसमें क्योंकि ऑप्शन ही दो हैं तो ऑप्शन बी कर लेंगे। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्तियों की विशेषता है, पूंजीपतियों की या पूंजी प्राप्तियों की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, ये बताना है आपको। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अब की बार इसके आने के भी चांसेस है, पक्का कर लो इसको। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। वे सरकार की वित्तीय परिस्थितियों को कम कर देती हैं, दे रिड्यूस द फाइनेंशियल एसेट्स टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें। अब जिसको नहीं भी, जिसने पढ़ भी नहीं रखा, कम से कम जो देख रहा है वीडियो, देखने से भी हेल्प होती है भाई। ये अब जो है मैथ वगैरह तो है नहीं कि भाई तुम्हें सोल्व ही करना पड़ेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर तुम देख भी रहे हो वीडियो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से याद रह जाए कि यार हाँ ये तो भाई सेम टू सेम आ गया पेपर में, भाई ने बताया था, ऑप्शन सी बताया था, और तुम कर दोगे, ठीक है। तो देखने से भी बहुत हेल्प होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगला, राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल है पूछा है। यहीं पर पेपर में हो सकता है नहीं लगा दें, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के आएंगे, सेम टू सेम नहीं आएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो भाई बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, तो अब इतना जो है भोला नहीं रहा हरियाणा बोर्ड, घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए वेतन, सैलरीज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यही रखेगा भाई राजस्व व्यय में शामिल, और क्या होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एक उत्पादक संतुलन तक पहुंचता है जब कौन सी कंडीशन होती है ये बताना है। ए प्रोड्यूसर रीचेज इक्विलिब्रियम बहन, एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी, एम सी गिर रहा हो, एम सी बढ़ रहा हो, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, सारी कंडीशंस आपके सामने है ऑप्शंस में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, एम आर इक्वल टू एम सी, और एम सी जो है बढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है, राइजिंग, तभी जाके फायदा होता है, वरना जो है नुकसान हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए कर लेंगे। एम आर और एम सी की फुल फॉर्म पता है तुम्हें। आगे देखिए, उपभोग फलन का ढलान किसका प्रतिनिधित्व करता है। द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स, तो किसका करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत कटौती, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगला है, सरकार हर वर्ष बजट क्यों तैयार करती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो संसाधनों का कुशल आवंटन करने के लिए, केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, राजकीय घाटे को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसरों को कम करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा संसाधनों का कुशल आवंटन करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश में नहीं है क्या ये क्वेश्चन? ये रहा ना, वाई डज द गवर्नमेंट प्रिपेयर ए बजट एवरी ईयर टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा सरकार के बजट का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट? बताओ भाई, इसका आंसर बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है तुम्हारे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बताओ। तो इसका हो जाएगा निजी व्यय, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अगला है, अल्पकालिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब, यानी कि द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम इज एन इकोनॉमी अक्कर्स व्हेन। कौन सी कंडीशन होती है? ठीक है, ए एस ग्रेटर देन ए डी होता है, या ए एस स्मॉलर देन ए डी होता है, या ए एस इज इक्वल टू ए डी होता है। ये ए एस ए डी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। भाई जितनी सप्लाई उतनी डिमांड। ठीक है, तो संतुलन बना रहेगा, ऑप्शन सी कर लेंगे। आगे देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक उत्पादक वर्तमान में 50 प्रति इकाई की संतुलन कीमत पर 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। यदि 101 की इकाई की सीमांत लागत 55 रुपये है तो उत्पादक को क्या करना चाहिए? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन इज करंटली प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एट एन इक्विलिब्रियम प्राइस एट 50 पर यूनिट। इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स 101 यूनिट इज 55, व्हाट शुड द प्रोड्यूसर डू? क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को? ठीक है, क्या करना चाहिए? तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़्यादा है और रेवेन्यू हो रहा है कम, तो भाई गड़बड़ है फिर तो। ठीक है, तो भाई प्रोड्यूसर को जो है रुक जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर को अब रुक जाना चाहिए, डिक्रीज प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए, और फिर अगर और भी घटता है तो फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज करना चाहिए अभी प्रोडक्शन को, ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें। उत्पादन को थोड़ा घटा देना चाहिए भाई। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम जो है बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, जितने की बन रही है उतने की बिक नहीं रही, तो क्या करोगे भाई? रुक जाओगे। ठीक है, या फिर जो है घटा दोगे थोड़ा। ठीक है, कम चीज़ें बना लेंगे लेकिन सही से बेचेंगे। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक तरलता की आवश्यकताओं के लिए किस दर पर ऋण देता है? व्हाट इज द नेम ऑफ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स? तो कौन सी हो जाएगी? तो भाई इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, रेपो दर, रेपो रेट। सुनते हो क्या जब बजट वगैरह आता है, रेपो रेट टीवी में चलता रहता है। ठीक है, आगे है, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान किसका उदाहरण है? इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट डेब्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन क्वेश्चंस में ये बोल रहा हूं उनको तो पक्का कर लो। ठीक है, इसमें हो जाएगा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बजट के दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बजट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, ये दो बजट के मुख्य घटक हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे इसके अंदर। आगे देखिए 33 का क्वेश्चन, 33 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा घटक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई नगद आरक्षित राशि से संबंधित होता है? विच कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक? ठीक है, तो इसमें क्या होएगा? CRR। CRR इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? कमेंट करके बताओ CRR की फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, वह बजट जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? कल्याणकारी बजट भाई, उनके कल्याण के लिए होता है। इंग्लिश वाले भी देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेफिशिएट, सॉरी क्या हो जाएगा? वेलफेयर बजट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वेलफेयर बजट। इसके अलावा कर प्राप्तियां सरकार की किस प्रकार की प्राप्ति होती है? कर प्राप्ति, कर मतलब टैक्स। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिसिप्ट आर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें आएगा राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट।
इसके बाद हम आगे देखें, वाणिज्यिक बैंक खालिस्तान की प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्रदान करके मुद्रा का सृजन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी थ्रू लेंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस है उसका तुम्हें यहाँ पर नाम लिखना है। तो इसमें हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख निर्माण। ठीक है, साख निर्माण जो है उसके थ्रू जो है करते हैं। अगला है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित अनुपात रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। इफ द रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक द मनी सप्लाई विल इंक्रीज या डिक्रीज। बताओ बताओ जल्दी बताओ, पता है किसी को? डिक्रीज हो जाएगी भाई, घट जाएगी। ठीक है, अगला है, वित्तीय संकट की स्थिति में केंद्रीय बैंक की अंतिम ऋणदाता की भूमिका को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। द टर्म यूज्ड फॉर द सेंट्रल बैंक रोल एज द लास्ट लेंडर इन द केस ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस इज, तो इसमें हम कहेंगे लेंडर ऑफ लास्ट रिसिप्ट। ठीक है, अंतिम ऋणदाता। इसके बाद हम आगे देखें, अभिकथन है एक, रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह बढ़ता है। द रिडक्शन इन द रेपो रेट इंक्रीज क्रेडिटिविटी इन द इकोनॉमी। तो देखो यार, सही बात है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए तर्क रीजन, कम रेपो दर से बैंकों के लिए उधार देने की लागत घटती है जिनसे उनकी साख निर्माण की क्षमता बढ़ जाती है। ए लोअर रेपो रेट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्राउजिंग फॉर बैंक विच इंक्रीज द कैपेसिटी टू बिल्ड क्रेडिट। ये भी सही है। ठीक है, और दोनों मिलते भी हैं, शायद दोनों रेपो रेट की बात हो रही है। ठीक है, यानी असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, दोनों मिलते भी हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखो यार, कोई क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो गया हो एक आध, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लेके आया हूँ भाई, और थोड़ा बहुत एनालिसिस मैंने किया है भाई, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स की बात थी तो मैं ऐसे जो है बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था, लापरवाही नहीं कर सकता था। तो फिर भी कोई एक आध हो जाए गलत तो देख लेना यार। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की। आगे देखिए, अभिकथन है, सरकार का बजट आय असमानता को कम करने के लिए तैयार किया जाता है। द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। सही बात है, बिल्कुल। अगला है, सरकार गरीबों पर उच्च कर लगाकर आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी कम करके इसे प्राप्त करती है। नहीं, द गवर्नमेंट अचीव्स नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ओके, तो ये भाई आपके क्वेश्चंस हो गए। जिस भी स्टूडेंट ने जो है यहाँ तक वीडियो देखी है, मैं भगवान से भी दुआ करूँगा और वैसे भी, ठीक है, प्रैक्टिकली भी उसके जो है 20 क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्टिंग में जो आते हैं, वो हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हुई तो इनमें से भी बहुत सारे आ जाएंगे, वरना इनके जैसे ही आएंगे। ठीक है, आएंगे इनके जैसे ही और वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेना वीडियो, अगर दोबारा रिवाइज करना हो पेपर से पहले एक बार फिर से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था मैं ये। ठीक है, अब जो है मैं आपको आपका जो सैंपल पेपर है उसमें भी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निशान लगवा रहा हूँ, उनको पक्का करके चले जाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। कीमत सिद्धांत को इस नाम से जाना जाता है। द प्राइस थ्योरी इज नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर भी लिया। ठीक है, पैरेलल टू OX एक्सिस। अगला है, अवसर लागत से तात्पर्य है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मिंट बाय। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज, वैकल्पिक उपयोग की लागत। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला, सही सूत्र का चयन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, जब MP शून्य हो, वहन MP इज 0 तो TP क्या होगा। TP क्या होगा ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो TP क्या हो जाएगा, अधिकतम, मैक्सिमम। इसके अलावा AR वक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। AR कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र, मांग वक्र। ठीक है, ये देखिए, समर्थन मूल्य सरकार द्वारा संतुलन मूल्य से खालिस्तान निर्धारित किया जाता है, ऊपर या नीचे, तो ऊपर। ठीक है, सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट अबो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अबो आएगा इसमें। ठीक है, ऊपर आएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अर्थशास्त्र समस्या के कारण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे 2-3। ठीक है, उदासीनता वक्र पक्का कर लो। और अभी जो मैं है आपको PDF दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनको पक्का कर लेना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, नियंत्रण मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वाला, पक्का कर लो इसको। इसके अलावा मांग की कीमत, ठीक है, मांग की लॉस, ये जो है पक्का आएंगी, इनकी जो विधियां हैं पक्का कर लो। डिस्क्राइब द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बजट रेखा क्या है, पक्का। व्हाट इज बजट लाइन, पक्का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्पादक संतुलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर ये जो है पार्ट बी के देखिए, पार्ट बी के भी बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समष्टि अवधारणा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला है यदि एमपीसी 0.75 है तो गुणक का मान क्या होगा, ये भी हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के निर्धारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरकारी बजट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। एक आपके जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, ठीक है, और कमर्शियल बैंक, इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है, बैंक का डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो है इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें कैसे क्या है वो और दिखा देता हूँ, फिर इनको डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो HBSC 12th इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए। सिर्फ गिनती के 30-40 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 30-40 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सारे के सारे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इनको पक्का कर लेना। हिंदी मीडियम की पीडीएफ अलग मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इंग्लिश मीडियम की अलग मिलेगी। हिंदी में भी लिख दिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं भाई, ठीक है, ये आप देख सकते हो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हिंदी वाले भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, यहाँ पर हिंदी मीडियम की है, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी वही इंपॉर्टेंट तो वही रहेंगे, ठीक है। इनको हिंदी मीडियम में भी लिख दिया है, तो हिंदी मीडियम की अलग पीडीएफ रहेगी डिस्क्रिप्शन में, और इंग्लिश मीडियम की अलग रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पक्का करने, देखो मैंने साफ लिख दिया है, ठीक है, कि भाई पहले जो है ऊपर वाले टॉपिक जरूर तैयार कर लो, ऊपर वाले टॉपिक्स जरूर कर लेना। ये क्वेश्चंस तो भाई नॉर्मल क्वेश्चंस है, ठीक है, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी के सारे। इनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाहर से आएंगे, तो उनके लिए जो ऊपर टॉपिक्स बताए हैं उनको पक्का कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ स्टडी मटेरियल भी देखूंगा, अगर होगा मेरे पास तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। उनमें देख लेना भाई, कोई क्वेश्चन अगर जो है तुम्हारा ना हो तो उसको रहने देना, क्योंकि मेरे को देखिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी जो मेरे पास इंपॉर्टेंट आया वो मैं सारा तुम्हें दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम की भी है, इंग्लिश की, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पासवर्ड दोनों का एक ही रहेगा, पासवर्ड दोनों का एक ही रहेगा। पासवर्ड बता देता हूँ पीडीएफ का, पासवर्ड रहेगा 73। क्या रहेगा, पासवर्ड 73 रहेगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लो। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जिसने यहाँ तक देखे हैं, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाए तो उसको देख के घबराना मत भाई, कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख देना उस चीज़ के बारे में, कुछ भी तुम्हें जो आता है उसके बारे में लिख देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।